बच्चों, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का जितना भी इम्पोर्टेंस एमसीक्यू है वो सभी मैं डिस्कस करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हर एक इम्पोर्टेंस एमसीक्यू को ध्यान से देखेंगे और उसको माइंड में रखेंगे। जहां इम्पोर्टेंस लगेगा उसे नोट भी कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है, अगर फर्म अपना आउटपुट मार्केट में बेचता है तो उसकी जो कैरेक्टर होती है, जिसमें मेनी सेलर होती हैं, मेनी बायर होती है और वो डिफरेंशिएट प्रोडक्ट को बेचते हैं, तो बताइए वो कौन मार्केट है। तो आपको मालूम होगा मोनोपोलिस्टिक्स, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक मार्केट वो होती है बेटा जहाँ बायर और सेलर होती है ज़्यादा और जहाँ पर बेची जाती है डिफरेंशिएट प्रोडक्ट, जहाँ पर बेची जाती है डिफरेंशिएट प्रोडक्ट। इसके अलावा बेटा इसमें अनलिमिटेड लॉन्ग रन रिसोर्सेज भी होती है, तो उसे कहते हैं मोनोपोलिस्टिक्स। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चा क्या है। Which of the following types of a firm is likely to be monopolistic competitor? इनमें से आपको बताना है कि मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटर कौन है। एक लोकल टेलीफोन कंपनी, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, रेस्टोरेंट या ऑल ऑफ दिस। अब माइंड को थोड़ा ठंडा रखिए बेटा। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो होती है मैन्युफैक्चरर, उनकी संख्या बताओ, ज़्यादा होती है या कम। तो ऑटोमोबाइल जो होती है कार कंपनी होती है, और कार कंपनी होती है तो उसमें आ जाएंगी आपकी टाटा मोटर, महिंद्रा और अशोक लीलैंड। तो इसमें सेलर बहुत कम है, तो ये ओलिगोपोली का एग्जाम्पल हुआ। लोकल टेलीफोन कंपनी की भी अगर आप बात करें तो एक ही तो होंगी बीएसएनएल, तो ये मोनोपोली कंपनी की तरफ चला गया। लेकिन रेस्टोरेंट की बात करोगे तो रेस्टोरेंट की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। हर स्टेट में आपको रेस्टोरेंट मिलेगा, तो आपके हिसाब से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन सबसे ज़्यादा कहाँ है? रेस्टोरेंट में होगी। इसके अलावा जो प्रोडक्ट होगा देखने में एक जैसा होगा, लेकिन सबका स्वाद और टेस्ट क्या होगा? अलग अलग होगा। इसीलिए मोनोपोलिस्टिक जो होगी वो रेस्टोरेंट में देखा जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिफरेंशिएट प्रोडक्ट? बच्चों, डिफरेंशिएट प्रोडक्ट उसे कहते हैं जिसका कोई परफेक्टली क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं होता। डिफरेंशिएट प्रोडक्ट वो होते हैं जो एक दूसरे से अलग होते हैं, क्वालिटी में, ब्रांड में और नाम में। जैसे बर्जर है, शर्ट है, ऑटोमोबाइल है, तो ऑल ऑफ दिस। यहाँ जो होगा ऑल ऑफ दिस, ये सभी डिफरेंशिएट प्रोडक्ट है। बर्जर, हर ब्रांड का अलग अलग बर्जर होती है, जैसे मैकडॉनल्ड्स, उसके बाद पिज़्ज़ा हट। शर्ट की क्वालिटी भी अलग अलग होती है, ब्रांड भी अलग होती है। ऑटोमोबाइल में हमारा टाटा मोटर, उसके बाद आपका जाके महिंद्रा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये सभी प्रोडक्ट जो है ये डिफरेंशिएट प्रोडक्ट है। चौथा नंबर क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? इनमें कौन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का फीचर नहीं है? तो मोनोपोलिस्टिक से बेटा बायर सेलर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ लिखा फ्यू सेलर। तो बेटा ये वाली जो फीचर है ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में नहीं है, क्योंकि फ्यू सेलर, बहुत कम सेलर ओलिगोपोली में होता है। अब मोनोपोलिस्टिक में बेटा सेलर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कौन इसमें फीचर नहीं है? तो फ्यू सेलर। आपको तो मालूम है डिफरेंशिएट प्रोडक्ट बेची जाती है इस मार्केट में। आपको ये भी मालूम है कि इसमें एंट्री और एग्जिट पॉसिबल है। इसीलिए बच्चों इसमें फ्यू सेलर जो है
ये मोनोपोलिस्टिक का फीचर नहीं है। बेटा ये बहुत इम्पोर्टेंस है। द डिमांड कर्व फेस बाय द मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव फर्म। मोनोपोलिस्टिक मार्केट में जो डिमांड कर्व फेस किया जाता है बेटा वो इलास्टिक होता है। बेटा वो इलास्टिक होता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्राइस चेंज करने से डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज होता है। प्राइस अगर हम थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। इसीलिए मोनोपोलिस्टिक फर्म की जितनी भी डिमांड कर्व होती है वो इलास्टिक होती है। Which of the following industry is more likely to be monopolistic competitive? तो बेटा इसमें आपको क्या क्या चेक करना है। पहला बात चेक करना है कि इसमें बायर और सेलर, यानी कि सेलर बहुत ज़्यादा हो, प्रोडक्ट देखने में एक जैसा हो लेकिन क्वालिटी सबका क्या हो, अलग अलग। ऑटोमोबाइल आपको मालूम है ओलिगोपोली मार्केट के अंदर आता है क्योंकि इसमें बेचने वाली संख्या बहुत कम है, जैसे टाटा मोटर है, महिंद्रा है, अशोक लीलैंड है। स्टील इंडस्ट्री भी बहुत कम है बेटा। अगर हम बात करें तो टाटा स्टील है, JSW स्टील है, तो ये भी ओलिगोपोली में आता है। बेटा कार रिपेयर इंडस्ट्री आपको याद होगा, कार रिपेयर की जगह सेंटर हर जगह है। आप हर जगह जाओ, कार रिपेयर सेंटर हर जगह अवेलेबल है, लेकिन सबका सर्विस का स्टाइल अलग अलग है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कार रिपेयर वाली इंडस्ट्री की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये आपका जाके मोनोपोलिस्टिक कंपनी का एग्जाम्पल है। और बेटा इलेक्ट्रिक जनरेशन इंडस्ट्री तो बहुत कम होती है, मोनोपोली होती है। बेटा ये भी बहुत इम्पोर्टेंस है। टू अचीव मोर मार्केट पावर द फर्म कैन। बेटा मार्केट पावर को अचीव करने के लिए मोनोपोलिस्टिक्स में जो सेलर है वो क्या करेंगे, अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करेंगे। गलत, क्योंकि उनको अगर मार्केट में कब्जा करना है तो कस्टमर को अपने तरफ अट्रैक्ट करना होगा। डिफ्रेंशिएट देयर प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिवाइवल। बेटा मार्केट में जो उनके कॉम्पिटिटर हैं उनको अपना प्रोडक्ट सबसे अलग करना होगा ताकि उनका प्रोडक्ट का क्वालिटी दूसरे प्रोडक्ट के क्वालिटी के साथ मैच ना करे। खासकर जो रिवाइवल है उससे अलग हो उसका प्रोडक्ट, तब जाके वो अपना मार्केट में शेयर बना सकेगा, तब वो मार्केट में कब्जा कर सकेगा। तो प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएट होना बहुत ज़रूरी है। Which of the following describe the long run equilibrium under monopolistic competition market with free entry? जब एंट्री फ्री होती है तब लॉन्ग रन में क्या होता है? तो सबसे पहला बात बेटा, लॉन्ग रन में मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट प्राइस मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होता नहीं बेटा। प्राइस बराबर होता है एवरेज टोटल कॉस्ट, यानी कि जो प्राइस है वो टोटल कॉस्ट के बराबर होता है। बात तो सही है, क्योंकि बेटा लॉन्ग रन में क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट होने का मतलब है जो प्राइस है वो टोटल कॉस्ट के बराबर होता है और प्राइस मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होता है। बेटा ये बी नंबर है, इसको नोट करके रखना, बहुत इम्पोर्टेंस है। लॉन्ग रन कॉम्पिटिटिव मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर प्राइस और कॉस्ट बराबर होता है। क्यों होता है बेटा? क्योंकि इसमें एंट्री और एग्जिट पॉसिबल है, और जब एंट्री और एग्जिट पॉसिबल है बेटा तो वहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है जो प्राइस है वो कॉस्ट के बराबर होता है और हमारी जो प्राइस है वो मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होती है। पंद्रह नंबर बेटा इम्पोर्टेंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्ड एज ए सोर्स ऑफ इनएफिशिएंसी इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। बेटा यहाँ पर 4 पॉइंट है, आपको इसमें से वो बताना है जो इनएफिशिएंसी के लिस्ट में नहीं आता।
प्रोडक्ट डाइवर्सिटी बेटा इफ़िशियंसी में आ सकता है। एक्सेस कैपेसिटी, अगर आपकी कैपेसिटी है ज़्यादा तैयार करने की तो आपकी इफ़िशियंसी अच्छी है। तो बेटा मेरे ख्याल से बी नंबर पॉइंट जो है वो पॉइंट है जो हमें ये बता रहा है कि कंपनी के पास इफ़िशियंसी अच्छी है। और बाकी जो 3 पॉइंट है उसमें ये पता चल रहा है कि वो इफ़िशियंसी नहीं है। आपको यहाँ ये बताना है जो इनएफिशिएंसी के लिस्ट में आती है, यानी कि जिनकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं होती है, जो इनएफिशिएंसी है वो आपको नॉट रिगार्ड एज ए इनएफिशिएंसी, यानी कि इसमें से आपको वो बताना है जो इनएफिशिएंसी के लिस्ट में नहीं आती है। तो एक्सेस कैपेसिटी, बेटा व्हाट हैपेंड टू इनकम्बेट द फर्म डिमांड्स कर्व इज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव एज ए न्यू फर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक नया फर्म का डिमांड कर्व बताना होगा, यानी कि जब वो मार्केट ज्वाइन करेगा। अच्छे बच्चों ये बताओ, जब वो मार्केट ज्वाइन करेगा तो सेलर की संख्या बढ़ेगी। अगर सेलर की संख्या बढ़ेगी बेटा तो जो सेल होगा वो बढ़ेगा नहीं, सेल कहाँ होगा, घटेगा। तो इसलिए डिमांड कर्व जो है वो हमेशा शिफ्ट करेगा लेफ्ट के तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हु डेवलप द थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, किसने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन थ्योरी को डेवलप किया। बेटा एडवर्ड चैम्पलान है, एडवर्ड चैम्बलिन है। तो बेटा ये है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट के फादर जिन्होंने जन्म दिया था, एडवर्ड चैम्बलिन। मैंने लिखाया था